ये 0, ये -1, तो हम टोटल नेगेटिव काउंट कर लेंगे। टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू -12। -12 कैसे आया है? ये 4 है और ये बाहर 3 लगा हुआ, ठीक। तो माइनस, अगर नेगेटिव चार्ज -12 है तो टोटल पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी, इसको बैलेंस करने के लिए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, इट मस्ट बी +12, ठीक। तो -12 अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव होना चाहिए +12, ठीक। अब ये पॉजिटिव जो है इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन कोबाल्ट एटम, ठीक। कोबाल्ट कितने हैं? 4 एटम हैं। अगर मैं इसको बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो चार्ज ऑन 1 एटम, चार्ज ऑन 1 कोबाल्ट इज इक्वल टू कितना आएगा? 12/4 इज इक्वल टू 3, +3 चार्ज 1 पर आएगा। अब ये चीज डिसाइड करने के पहले हमें एक थोड़ा सा आइडिया ये होना चाहिए कि मान लो कोबाल्ट आया तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +3 हो सकती है। आयरन आया तो +2 +3 हो सकती है, ठीक है। अब प्लेटिनम आ जाए तो वो +2 और +4 में जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर 2 प्लेटिनम एटम हो और टोटल चार्ज +6 आ गया, ध्यान देना, अगर 2 प्लेटिनम हो, टोटल चार्ज +6 आ गया और 2 एटम में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम 6/2 नहीं करेंगे। अगर 6/2 किया तो 3 और 3 आएगा दोनों पे। मैं क्या चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्लेटिनम 2 है मान लो और चार्ज 6 है, तो +3 में डिवाइड नहीं करेंगे, तब हम इसको डिवाइड करेंगे +2 और +4 में, ठीक ना। तो ये चीज कहां से आती है? ये चीज ऑक्सीडेशन स्टेट याद करने वाला पॉइंट है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसा पॉइंट है डी ब्लॉक का, ट्रांजिशन मेटल्स का, कि कुछ एलिमेंट्स में तो आइडिया लगाया जा सकता है, जैसे एल्कली मेटल ऑलवेज +1, अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑलवेज +2। पी ब्लॉक में भी आइडिया लगाया जा सकता है कि कहां से कहां तक वेरी करेगा। ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक में आइडिया लगाया जा सकता है कहां से कहां तक वेरी करेगा, जैसे क्रोमियम +1 से +6 तक जाएगा, ये आइडिया लगाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जैसे आयरन है तो आयरन का कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2, या मैं इसको लूं 4s2 3d6। अब वैलेंसी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है आयरन के, लेकिन आयरन की जो मोस्ट पॉपुलर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो +2 और +3 ही है। इसके लिए कोई लॉजिक नहीं लगाया जा सकता। मतलब हमें ये चीज याद करनी ही पड़ेगी कि आयरन कौन कौन सी स्टेट में होता है। वो तो अपन डिसाइड करेंगे बाद में, ठीक है ना। मतलब वो तो इससे डिसाइड होता है कि +2 यहां रखने पर या +4 रखने पर नेट यहां पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है ना, और दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट यहां रखने पर नेट नेगेटिव आना चाहिए, ताकि आगे कैटायन हो और बाद में एनायन हो, ठीक। तो मैं क्या चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो चीज है, जैसे कोबाल्ट के केस में मैंने 12/4 किया और 3 आया तो ये सही है, क्योंकि इनमें से एक है। आयरन होता और आयरन में 2 या 3 आ जाए तो सही है। लेकिन अगर मान लो यही एटम प्लेटिनम होता और 12 एटम में डिवाइड करना होता, 12/4 करना होता और +3 आता तो गलत होता, क्योंकि प्लेटिनम की +2 या +4 है ना। तो ये चीज, इसमें थोड़ा सा बच्चों को डाउट रहेगा। तो ये जब ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह के बारे में पूरा आइडिया हो जाता है तो होता है। इसके अलावा ऐसे भी देख सकते हैं हम लोग, अगर ये डबल शॉट है तो उसके ऊपर +3 चार्ज आएगा, तो उस पे NH3 पे चार्ज 0 तो CO पे +3 आ गया होगा, हाँ, उस पे -1 चार्ज है। नहीं, मैं तो अलग चीज समझा रहा हूँ। वो तो +3 तो अपने कर दिया, वो तो सही है। लेकिन अगर मान लो प्लेटिनम होता तो 3 तो पॉसिबल ही नहीं है ना उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो फिर उस केस में सोचना पड़ता है कि ये अलग पॉइंट है। उस टाइम तो वहाँ पे अलग आ जाती है वैल्यू। हाँ, इस तरह पे जाने का मतलब क्या? किस में? फिर इस मेथड पे जाने का वो मीनिंग सर, जगह अगर वहीं से निकल जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट, वहां से नहीं निकलेगी ना, यहां से नहीं निकल सकती।
यहां से कैसे डिसाइड कर लोगे तुम अगर अलग अलग हुई तो? भाई अगर एक ही है तब तो बिल्कुल सिंपल ही है, 3 यहाँ रखा तो पॉजिटिव बनेगा। लेकिन 2 और 4 होती या 5 और 6 होती तो फिर क्या करते? नहीं सर, वहाँ पे चार्ज तो +3 आएगा ना सर, कुछ भी हो जाए उस कैटायन पे चार्ज तो +3 आएगा। जरूरी थोड़ा है, मान लो कोबाल्ट की 4 और 2 पॉसिबल होती तो फिर 4 रखने के बाद भी तो पॉजिटिव आता ना। लेकिन सर वहाँ तो 3 है ना, तो सर चार्ज तो +3 आएगा। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना कि यहाँ ये आयन का ये नंबर देख के +3 ही होगा। वो तो +3 तब होगा जब ये -1 होता हो। तो आपको ये थोड़े पता लग रहा है कि माइनस है। भाई AlCl3 है, अब AlCl3 के केस में तो आप ये बता सकते हो कि 3 है तो ये +3 है, बिकॉज इट इज -1, ठीक है। लेकिन अगर ये होता कि Al2SO4 या कोई दूसरा और आ जाता जो +2 स्टेट में होता तब तो +6 होता ना। तो इसलिए कह ही नहीं सकते अपन उसके बारे में, ठीक है ना। तो जो मैं चीज समझाना चाह रहा हूँ वो बात हो जाएगी सबको, ठीक है ना। कि अगर ये वाले केस है तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी कोबाल्ट वाले केस में तो आसान है, क्योंकि यहाँ पर 4 एटम और 12 डिवाइड करने पर 3 स्टेट इसकी वैलिड है। आयरन होता तो +2 +3 और प्लेटिनम होता तो +2 +2। अब अपन ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें ये स्टेट मुझे पता लग गई, कौन कौन सी, ये +3 और ये +3। अब एक बार हम ये इंश्योर कर लें कि ऑक्सीडेशन स्टेट रखने पर ये कैटायन बनना चाहिए, यानी +3 और ये 0, तो पूरे पे चार्ज क्या आएगा +3, तो सही है। ऐसा भी हो सकता था ना कि अगर मान लो यहां पर +3 रखने पर यहाँ -3 होता तो नेट 0 आता, इसका मतलब गलत है। या शुरू में आगे नेगेटिव आ गया तो वो गलत है। तो इसमें शुरू में आगे क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। ये चीज अपन डिटेल में बाद में देखेंगे, आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वहां पे इस चीज का रोल आएगा, तो अभी तो नहीं है इसका ज्यादा दिक्कत। अब स्टेट मालूम करने के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट नेमिंग हम स्टार्टिंग करें तो इसका अलग नेमिंग होगा, इसका अलग नेमिंग, है ना। स्टार्टिंग यहीं से करें 6 का मतलब ये क्या हो जाएगा, हेक्सा। उसके बाद क्या आएगा, हेक्सा अमाइन। देन अब कोबाल्ट 3। अब आगे बढ़े अपन, इसके ऊपर आए, ठीक है। तो ये हो जाएगा डाई एमाइन। उसके बाद टेट्रा नाइट्राइट 2। एन क्यों लगा दिया मैंने, क्योंकि नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। ओ होता ONO तो फिर नाइट्राइट O कर देते। इसके बाद इस कोबाल्ट के लिए क्या यूज करूं, कोबाल्टेट। और उसके बाद स्टेट, यहां बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि यहां कोबाल्ट लिखा और यहां कोबाल्टेट लिखा, क्योंकि अगर पूरा स्फीयर अगर शुरू में दिया हुआ है कैटाइन की तरह काम कर रहा है या 0 चार्ज है तो उस केस में नो मॉडिफिकेशन इन द नेम। और अगर मान लो एनायनिक पार्ट में है तो 8 लगा देते हैं। ये समझ गए बात। अब इसका नेमिंग कर रहे हैं अपन इस वाले केस में। सेम इस केस में आयरन जो है Cn पे चार्ज क्या होता है, -1। तो टोटल नेगेटिव कितना होगा, -18। इस वाले केस में देख रहा हूं तो टोटल पॉजिटिव कितना होना चाहिए, +18। और आयरन एटम्स कितने हैं, आयरन एटम्स हैं 4 तो ये हैं और 3 ये है, 7 आयरन एटम्स। अब अगर मैं नॉर्मल रूल से देखूं कि 18/7 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो 18/7 ये पॉइंट्स में आएगा 2 पॉइंट समथिंग, ये गलत हो गया। क्यों गलत है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एटम पे हमेशा कंप्लीट नंबर में ही होती है। जैसे +2 बोल रहे हैं, +1 बोल रहे हैं, -1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाता है या आता है, कंप्लीट ही आता है। तो चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में ही होगा। लेकिन अगर मैं बोल दूं 1.5 इलेक्ट्रॉन चार्ज तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डिवाइड थोड़ी कर पाएंगे अपन। तो चार्ज कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, एवरेज जरूर आ सकता है। ये मैंने ऑक्सीडेशन उसमें बताया था, ऑक्सीडेशन एवरेज तो हो सकता है लेकिन इंडिविजुअल चार्ज कभी भी पॉइंट्स में नहीं होगा। तो इसका मतलब अब ये जो चार्ज है, अब आगे बढ़ने के लिए बच्चों को याद होना चाहिए कि इसकी पॉसिबल स्टेट कौन कौन सी है, +2 +3, तो इसी में बटेगा ये। अब जो आयरन मैंने यहां माने हैं Fe4 AgCN6 तो मैं इसमें 4 कॉम्बिनेशन कर सकता हूं। ये सारे +2 में हो
सेकेंड सारे +3 में हो, थर्ड +3 +2 और फोर्थ +2 +3। अब मुझे देखना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं सारे +2 में मान लूं तो टोटल चार्ज 7 एटम्स हैं, ये +14 आएगा जो कि गलत होगा। अगर मैं सारे ही +3 में मान लूं तो 7 एटम है आयरन के और +3 में, तो +21 हो गया, तो ये भी गलत हो गया। अब इन दोनों में से एक, अच्छा ये तो मुझे याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी स्टेट पॉसिबल है, आयरन की +2 और +3, तो इसी में डिवाइड करूंगा मैं। तो पॉइंट मैंने पहले लिखा दिया है, इट हैज टू बी रिमेंबर। अब आप इन दोनों में से डिसाइड करोगे कौन सा वैलिड है, ठीक है। तो +3 और +2, ये +3 माना तो 12, ठीक है, और ये अगर +2 माना तो 6, 12 + 6 यानी ये सही है, ये गलत है। तो सबसे पहले मैंने आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली दोनों की, ठीक है ना, ये आगे वाले की +3। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, ये कैटायनिक पार्ट में है तो नो मॉडिफिकेशन, तो हम लिखते हैं आयरन, इसकी स्टेट थर्ड। आयरन के बाद आगे अपन जाएं तो हेक्सा साइनाइडो C, और उसके बाद फेरेट और स्टेट सेकेंड। अगर ये कॉम्प्लेक्स नहीं होता तो अपन आयरन जो है अगर +2 स्टेट में होता तो फेरस लिखते उसके लिए, ठीक है ना, और +3 में होता तो फेरिक लिखते, ठीक है ना। तो इसमें जो है आयरन थर्ड स्टेट में ये मेंशन करना जरूरी है। ये मेंशन नहीं किया है तो फिर हम इस कंपाउंड से ये फार्मूला नहीं बना सकते। यानी IUPAC नाम तब सही माना जाएगा जब उस नाम से हम वापस कंपाउंड भी बना सके। चलिए, तो वो अगला पार्ट अपन देखेंगे कि अगर नाम दिया हुआ हो तो उसका फार्मूला कैसे लिखना है, ठीक है ना। तो मैं इसी एग्जांपल को लेके बताऊंगा कि ये +3 लिखना क्यों जरूरी था। अगर मैंने 3 नहीं लिखा तो हम कंपाउंड का फार्मूला नहीं बना पाएंगे। तो नाम वो सही माना जाएगा अगर क्रॉस चेक करना हो, तो नाम वो सही माना जाएगा हम जिससे फार्मूला करेक्ट दोबारा लिख सके रिवर्स, ठीक है ना। तो उतनी इंफॉर्मेशन यहां होनी चाहिए जिससे हम वापस नाम लिख सके। अब ये जो नंबर है 3, ये रूल मैंने लिखाया था कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो नंबर है उसको मेंशन नहीं करना है, ठीक है ना। और मेंशन नहीं कर रहे हैं अपन यहाँ पे, हम अगर इसके बावजूद भी अगर फार्मूला सही बना लेंगे तो इसका मतलब रूल सही है, ये हम क्रॉस चेक कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये 2 खास एग्जांपल है जिनमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट का ध्यान रखना है। नोट कर लो फटाफट। नेमिंग सीखी थी कि IUPAC नेमिंग किस तरह की जाए कॉम्प्लेक्स की। अब है मेथड टू राइट फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। मेथड टू राइट फार्मूला ऑफ कंपाउंड कंपाउंड का अगर फार्मूला लिखना हो अपन को तो रूल ये है, सेम रूल यहां भी फॉलो होता है कि कैटायन इज प्लेस्ड बिफोर एनायन, ठीक। दूसरा है लिगेंड्स आर प्लेस्ड आफ्टर सेंट्रल एटम in alphabetical order, ठीक। और तीसरा रूल ये है कि टोटल चार्ज ऑन कैटायन मस्ट बी इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन एनायंस। 3 सिंपल रूल इसमें फॉलो होते हैं कि कैटायन को हमेशा एनायन के पहले रखना है अपन को। कैटायन पे टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल एनायन पे नेगेटिव चार्ज के बराबर होना चाहिए। और कैटायन हमेशा, लिगेंड हमेशा हम क्या करते हैं, सेंट्रल एटम के बाद रखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। जैसे फॉर द एग्जांपल हम ले रहे हैं पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो C फेरेट
सेकेंड। अब मान लीजिए इससे हमें फॉर्मूला लिखना हो, तो तरीका यह है कि पोटेशियम यानी केटायन किस फॉर्म में, K प्लस, हेक्सा साइनाइडो यानी 6 है, साइनाइडो C मतलब कौन सा लिगेंड है, Cn माइनस, और फेरेट यानी कि आयरन है कौन सी स्टेट में, प्लस। इतना लिखने के बाद अपन क्या करेंगे, अब लिगेंड आएगा सेंट्रल एटम के साथ, K प्लस को मैं अलग ही रहने दूं और स्फीयर बनाकर मैं आयरन यहां लिख दूं। सेंट्रल एटम आयरन है, उसके बाद 6 लिगेंड है अपने पास, तो इसको लिगेंड को रखना है अपन को सेंट्रल एटम के बाद, और ये 6 यहां मेंशन कर दिया। अब टोटल इस पे चार्ज क्या होगा वो कैसे डिसाइड करेंगे कि इट इज इन +2 स्टेट एंड Cn इज इन -1 स्टेट। अगर मैं यहां डिसाइड करूं तो टोटल कितना हुआ, -4, तो -4 इसके बाद लगा दिया अपन ने, ठीक है ना। तो ये तो हो गया बाहर का फ्री आयन और ये हो गया स्फीयर। अब रूल ये है कि फॉर्मूला बनाने के लिए इसके चार्ज का मैग्नीट्यूड 1, इसके चार्ज का मैग्नीट्यूड 4, और सॉल्ट लिखते समय इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो फॉर्मूला क्या हो गया, K4Fe Cn6। समझ गए बात को। तो लिखने का तरीका क्या है कि केटाइन को पहले लिखना है, लिगेंड को सेंट्रल एटम के बाद रखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और उसके बाद टोटल चार्ज केटाइन का बैलेंस करेगा Ni, ठीक है ना। तो स्टेट लिख के अपन इस तरीके से इसको आगे प्रोसीड करेंगे। हेक्सा एमाइन कोबाल्ट 3 डाईएमाइन टेट्रा नाइट्राइटो एन नाइट्राइटो, नाइट्रो पुराना नोटेशन है, कोबाल्टेट, और इसके बाद कौन सा। अब जैसे उल्टा अपन इसमें देख रहे हैं कि नेमिंग, अगर नेमिंग दी हुई है और इससे फार्मूला लिखना है तो ये सब मेंशन कर लें। हेक्सामिन 6, एमाइन यानी अमोनिया लिगेंड, कोबाल्ट कौन सी स्टेट में, +3। इसके बाद डाई एमाइन 2 ग्रुप्स कौन से हैं, ये वाले हैं। इसके बाद टेट्रा नाइट्राइटो 4 कौन से हैं, NO2, N से जुड़ा हुआ इसलिए ऐसे लिख रहा हूं, और कोबाल्ट कौन सी स्टेट में, तो दोनों को मैं स्फीयर में कन्वर्ट कर दूं कि कोबाल्ट के साथ अमोनिया कितने, 6, और इधर भी स्फीयर में कर दूं कि कोबाल्ट के साथ 2 अमोनिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में और NO2 4। अब चार्ज डिसाइड करें, ये +3 और ये 0, तो पूरे पे चार्ज क्या आने वाला है, +3, इस पे +3, ये 0, ये -1, तो पूरे पे चार्ज क्या आने वाला है, -1। तो ये चीज क्रॉस चेक कर ले, केटाइन पे पॉजिटिव आना चाहिए और एनाइन पे नेगेटिव आना चाहिए। उसके बाद जो चार्ज यहाँ दिखाई दे रहा है उसका मैग्नीट्यूड यहाँ लिखकर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो फॉर्मूला क्या जाएगा, CO NH3 6, और उसके बाद CO NH3 2, और उसके बाद NO2 4, और यहाँ पे 3, ये इसका फॉर्मूला होगा। ठीक, तो वेरीफाई कर सकते हैं अपन, यही अपन ने लिखा है थोड़ी देर पहले। जैसे एग्जांपल अभी हमने लिखा था आयरन 3, और उसके बाद हेक्सा, आगे क्या था, साइनाइडो C, फेरेट, और स्टेट थी इसकी सेकंड। ठीक, तो आयरन 3 मतलब क्या है, Fe कौन सी स्टेट में है, इस आयन को अलग से फेरिक भी बोला जाता है, ठीक है ना। +2 स्टेट में अगर आयरन होता है तो फेरस बोला जाता है नॉर्मल सॉल्ट में, और +3 स्टेट में होता है तो फेरिक बोला जाता है। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में है तो हम उसे आयरन 2 या 3 भी लिख सकते हैं। तो Fe+C स्टेट है ये 6, साइनाइडो Cn-, C से जुड़ा हुआ इसलिए ऐसे लिखा है, अगर N लिखा होता तो NC लिखता। फेरेट यानी आयरन +2, तो यहां से आयरन +3, और लिगेंड को रखना है मेटल के बाद Cn6, ये कौन सी स्टेट में है, +2, और ये -1, टोटल चार्ज क्या हो गया, -1।
अब -4 लिखने के बाद 3 और 4 इनका मैग्नीट्यूड है चार्ज का, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दें हम, तो फॉर्मूला क्या आ गया, Fe4 FeCN होल 6 और ये 3। ठीक, तो अगर हम किसी कंपाउंड का फार्मूले से नाम लिख चुके हैं तो उल्टा क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि इससे ये आता है कि नहीं आता है। अगर हम इससे लिखने में कैपेबल हैं तो सही है इसका मतलब। और जो ये वाला चार्ज यहाँ पे ये नंबर है, इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। कैटायन और एनायन का जो नंबरिंग है उसको मेंशन करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे बताया था मैंने एल्यूमिनियम सल्फेट बोल दिया, तो एल्यूमिनियम सल्फेट मतलब Al+3 और SO4-2, और क्रॉस वेरीफाई करके अपन उसको लिख सकते Al2SO4 बोलते हैं। तो ये नंबर इसके नाम में नहीं आता है, ठीक है ना, तो नाम भी लेते हैं एल्यूमिनियम और सल्फेट। तो इस तरीके से अपन रिवर्स कर सकते हैं, नाम दिया हुआ है तो उससे फार्मूला कंपाउंड का फाइंड आउट कर सकते हैं। नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग ब्रिजिंग लिगेंड। अब ब्रिजिंग लिगेंड हम किसको बोलते हैं कि मान लीजिए सपोज करो किसी स्फीयर में दो मेटल एटम या सेंट्रल एटम है, इनके बीच में कोई लिगेंड में ऐसे जोड़ दो। अगर कोई लिगेंड नॉर्मल मेटल एक ही सेंट्रल एटम जुड़ा होगा तो उसे तो नॉर्मल लिगेंड मानेंगे हम, लेकिन अगर कोई लिगेंड ऐसा आ गया जो कि दो सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ है, उनके बीच में पड़ा हुआ है, तो इस पोजीशन को हम ब्रिज पोजीशन बोलते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे लिगेंड को हम बोलते हैं ब्रिजिंग लिगेंड। तो अगर इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स आ जाता है तो उसका नाम हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो उसमें दो केस अपने पास है। सबसे पहला केस तो ये है कि जो दो ग्रुप है, यहां पे ए और बी ले लेता हूं मैं, एल और एम, ये ए, यानी पहला केस है कि बोथ ग्रुप्स आर सिमिलर, यानी ए ग्रुप इधर है तो ए ग्रुप इधर है, तो दोनों तरफ जो ग्रुप लगे हुए हैं, ग्रुप का मतलब ये है कि सेंट्रल एटम प्लस लिगेंड का कंबाइंड ग्रुप। तो अगर दोनों ग्रुप सेम है तो उस केस में हम क्या करते हैं कि इनको एक ही बार मेंशन करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए पहला तो ये है इस केस में कि बिफोर द नेम ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड म्यू इज प्लेस्ड। मतलब कैसे लिखा जाता है, म्यू और उसके बाद नेम ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड। यानी खास बात यह है कि इस केस में जब यहां पे ब्रिजिंग लिगेंड है तो उसका नाम मेंशन करते समय हम उसके पहले म्यू लगा देते हैं साइन में। तो म्यू ये शो करता है कि दिस लिगेंड इज वर्किंग एज ए ब्रिजिंग लिगेंड, दो से कनेक्टेड है। ठीक, अब अगला जो है इसमें कि ब्रिजिंग लिगेंड के नाम के पहले म्यू साइन लगाना है। ठीक है, और इन दोनों ग्रुप को मेंशन करने का तरीका यह है कि म्यू नेम ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड और लिगेंड को मेंशन करने के बाद आगे लगा देते हैं बिस इसलिए लगाया अपन ने ताकि दो ग्रुप हैं तो दो ग्रुप को अलग अलग लिखने की बजाय हम बिस लगा के दोनों को एक ही बार रिप्रेजेंट कर देंगे, और बिस लगा के नेम ऑफ ग्रुप ए इस तरीके से मेंशन करेंगे। ये किस केस में है कि जब दोनों ग्रुप एक जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, यहां CrNH3 OH CrNH3 और यहां Cl5। अब अगर इसका हमें नेमिंग करना है तो नेमिंग करने का रूल यही है कि यहां पे ऐसा लिगेंड होना चाहिए ब्रिजिंग लिगेंड, उसके लिए नेमिंग देख रहे हैं अपन। तो दिस इज वर्किंग एज ए ब्रिजिंग लिगेंड। अब ब्रिजिंग लिगेंड का नाम जो है वो क्या है, उसके पहले चार्ज मेंशन कर लेते हैं अपन। अमोनिया पे 0, ये 0, OH पे चार्ज क्या होता है -1, तो टोटल नेगेटिव कितना होगा
टोटल नेगेटिव चार्ज बताइए, इस पे -1 चार्ज है, 0 0 और ये -1, तो टोटल नेगेटिव चार्ज -6 है। तो टोटल पॉजिटिव कितना होना चाहिए, इज इक्वल टू +6। और क्रोमियम एटम कितने दिखाई दे रहे हैं अपन को, 2। तो चार्ज ऑन 1 क्रोमियम कितना होना चाहिए, +3। अब +3 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ये मुझे पता लग गया। अब जब मैं इसका नेमिंग करूं तो OH का नाम जो है वो क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। OH माइनस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जब ऐसे लिगेंड काम करता है तो हम हाइड्रोक्साइड की ई हटाकर क्या लगा देते हैं, तो ऐसे लिगेंड इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सीडो। और इसके आगे हम क्या लगा देंगे, म्यू। तो ब्रिजिंग लिगेंड के आगे क्या लगाना है, म्यू। इसके बाद क्या आ जाएगा, बिस। अब बिस में अपन जो है इस ग्रुप का नेमिंग करेंगे। और बिस लगा दिया है तो एक ही बार मेंशन कर रहे हैं क्योंकि इक्वल है। तो मैं एक ही बार कैसे मेंशन करूंगा, दिस इज पेंटा एमाइन और उसके बाद क्रोमियम। मैंने क्रोमेट नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज पॉजिटिव है। अगर कॉम्प्लेक्स पे चार्ज पॉजिटिव या 0 होगा तो देयर इज नो मॉडिफिकेशन इन द नेम। क्रोमियम का स्टेट कौन सा आया, 3rd। इसको ब्रैकेट में क्लोज किया, यहां तक ही नेमिंग कर चुके हैं। ये आ गया फ्री आयन, तो फ्री आयन का नाम क्या लिखेंगे, क्लोराइड। क्लोराइड नहीं आएगा, है ना, क्योंकि लिगेंड नहीं है, फ्री आयन है, तो सिंपल क्लोराइड लिख के छोड़ देंगे। तो रूल इज वेरी सिंपल। आपको ये चेक करना है कि ब्रिजिंग लिगेंड के दोनों तरफ के ग्रुप सेम है कि नहीं है। अगर सेम होंगे तो पहले इसका नाम और इसके नाम के पहले म्यू, और इसे लिखने के बाद फिर इस ग्रुप का नेमिंग करना है तो 20 लगा देंगे अपन, और उसके बाद फिर पेंटा एमाइन और क्रोमियम 3rd, और नाम लिखने के बाद फिर क्लोराइड। समझ गए बात हो। अब दूसरा जो केस है वो ये है कि दोनों ग्रुप अगर डिफरेंट हो तो उस केस में क्या करना है अपन, नोट करो इसे, वो डिफरेंट हो, ठीक है। तो हम ले रहे हैं कि बोथ ग्रुप्स आर नॉट सिमिलर। सिमिलर ना हो तो बिफोर द नेम ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड म्यू इज प्लेस। ये तो जनरल बात है, ब्रिजिंग लिगेंड के पहले हमें क्या लिखना है, म्यू लिखना है। अब इस केस में ये नाम जो है थोड़ा सा अपन चेंज कर देंगे, कैसे लिखते हैं इसे। अगर दोनों ग्रुप ए और बी अलग हो तो सबसे पहले नेम ऑफ ए, उसके बाद म्यू, नेम ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड, उसके बाद नेम ऑफ ग्रुप बी, इस तरीके से। यानी रूल ये है, अगर ये दोनों ग्रुप अलग होते तो पहले इसका नाम, उसके बाद फिर हम इसका नाम लिखते, उसके आगे म्यू लगा देते, और फिर उसके बाद ग्रुप बी का नाम लिखते। जिसे मैं यहां थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं कि अमोनिया की जगह मैं लिख देता हूं वाटर। अब आप यहां से देख सकते हो कि जो दोनों ग्रुप लगे हुए हैं वो डिसिमिलर ग्रुप है। तो इस केस में अपन 20 नहीं लगा सकते। 20 हम कब लगा सकते थे, जब दोनों सिमिलर होते। तो अब इस केस में हमें क्या करना है, पहला काम नेगेटिव चार्ज -6, पॉजिटिव चार्ज +6 और क्रोमियम एटम 2, तो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया +3। अब ये नाम जो है इसको कैसे लिखेंगे अपन, यहां से स्टार्टिंग करते हैं। रूल ये है, पहले इसका नाम, फिर ब्रिजिंग लिगेंड, फिर इसका नाम। स्टार्टिंग कर रहे हैं यहां से, क्या हो जाएगा, पेंटा एमाइन, पेंटा एमाइन के बाद इसका नाम क्रोमियम, स्टेट इसकी 3rd। ये मैंने कौन सा ग्रुप बना लिया, ये वाला। अब इस ग्रुप को लिखने के बाद आगे इसका नाम, लेकिन उसके पहले क्या लगा दें, म्यू में हाइड्रोक्साइडो। अब इसका नाम लिखने के बाद अब किसका नाम आएगा, हाइड्रोक्सीडो के बाद ये
ये हो जाएगा पेंटा एक्वा, और उसके बाद क्रोमियम, और क्रोमियम का स्टेट थर्ड, और लास्ट में क्लोराइड। समझ गए मेरी बात को? यानी कि अगर ये ग्रुप अलग अलग हो तो पहले इसका नाम, ए का नाम, फिर ब्रिजिंग लिगेंड, फिर उसके बाद ग्रुप बी का नाम, और फिर उसके बाद फ्री आयंस, है ना? नोट कर लीजिए, आसान चीज है वैसे ही है। पहले तो ये देखें कि दोनों ग्रुप सिमिलर है या नहीं। अगर सिमिलर है तो मैं इनका नाम लिखने के लिए, अच्छा चार्ज पहला काम वही है कि टोटल नेगेटिव कितना हुआ। इस पे चार्ज -1, इस पे -1, ये -2, तो टोटल चार्ज नेगेटिव -6 है, तो टोटल पॉजिटिव क्या होना चाहिए? +6, और 2 क्रोमियम एटम्स हैं तो एक पे चार्ज क्या आएगा? +3 स्टेट। सही है? अब ये मेंशन करने के बाद दोनों ग्रुप सिमिलर है तो 20 लगा के मैं लिख दूं 20, यहां जाएगा टेट्रा एक्वा, और उसके बाद क्रोमियम, और ये थर्ड। अब ये नेमिंग तो मैंने किसकी करी है? इस ग्रुप की। और जब दोनों सिमिलर हो तो फिर लिगेंड का नाम पहले लिखना है, तो लिगेंड का नाम पहले आना है। दोनों ब्रिजिंग लिगेंड है तो म्यू हाइड्रोक्सीडो, जो पहले आएगा अल्फाबेटिकली वो लिखेंगे म्यू एमाइडो, और उसके बाद म्यू हाइड्रोक्साइडो, और उसके बाद विस। तो दोनों का नाम अपन ने म्यू लगा के आगे मेंशन कर दिया है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। एमाइडो पहले आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर मान लो ऐसा होता कि ये दोनों भी सेम होते, ठीक है ना, तो उस केस में अपन इसको भी जो है एक ही बार मेंशन कर सकते थे, ठीक है। यानी कि जो है इन दोनों को मेंशन करूं मैं डाई, उसके बाद म्यू हाइड्रोक्सीडो, ब्रिजिंग लिगेंड आ गया, और उसके बाद चार्ज मेंशन करोगे तो -4 और -6, टोटल +3 स्टेट में आ गया। तो 20 लगा के लिख दूं टेट्रा एक्वा, और उसके बाद आयरन, और उसके बाद ये थर्ड, और पूरे पे 4 सल्फेट। तो रूल ये समझ गए होंगे सब लोग। यानी यहां इस केस में दोनों सेम है तो डाई लगा के लिख दिया आगे। अगर दोनों अलग होते तो फिर मैं कैसे लिखता इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, म्यू एमाइडो म्यू हाइड्रोक्साइड। दोनों सेम होंगे तो 20 लगा के एक ही जगह लिख देंगे। और अगर मैं अलग कर दूं इसे, अगर इसे अलग कर दूं, यहां पे अमोनिया लगा दूं, तो फिर स्टार्टिंग इधर से कर देंगे। कैसे? टेट्रा एक्वा, आयरन थर्ड, डाई म्यू हाइड्रोक्सीडो, उसके बाद टेट्रा एमाइन, आयरन थर्ड, और उसके बाद सल्फेट। ठीक, तो 2 रूल हो गए इसमें कि अगर ये दोनों सेम है तो पहले ब्लीचिंग लिगेंड का नाम, उसके बाद 20 लगा के नाम लिख दे। और अगर दोनों अलग अलग हैं तो इसका नाम, फिर इनका नाम, और फिर इसका नाम। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं मेथड टू डिस्टिंग्विश, मेथड टू डिस्टिंग्विश between coordination compounds, coordination compounds। ये हम मेथड देख रहे हैं कि 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो उनमें अपन डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेथड है रिएक्शन विद AgNO3, विद AgNO3। अब AgNO3 के साथ रिएक्शन अगर केस फर्स्ट है तो केस फर्स्ट है इफ वाइट पीपीटी ऑफ AgCl इज ऑब्टेन्ड। हम कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? AgNO3 से। अगर रिएक्शन के बाद वाइट पीपीटी आता है तो इससे पता लगता है it will tell about presence of Cl minus in outer sphere। अगर मैंने रिएक्शन कराई कॉम्प्लेक्स की
और रिएक्शन के बाद AgCl का वाइट PPT आ जाता है। यानी अगर किसी कॉम्प्लेक्स के बाहर Cl होगा और उसकी रिएक्शन में AgNO3 से करा दूं तो Cl माइनस चला जाएगा Ag प्लस के साथ और ये पानी में इंसोल्यूबल है तो PPT की फॉर्म में ऊपर आ जाता है। तो वाइट PPT का ऊपर आना किस चीज को बता रहा है? Cl। इसमें केस सेकंड है, इफ pale yellow PPT of AgBr is obtained। हल्का पीला अगर PPT आता है तो वो AgBr का हो सकता है, यानी कि इट शोज प्रेजेंस ऑफ Br माइनस एज फ्री आयंस। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर Br पड़ा हुआ है और AgNO3 की रिएक्शन करा दें तो Br माइनस चला जाता है Ag प्लस के साथ और ये क्या बना देता है? AgBr का PPT जो कि लाइट येलो कलर का होता है, लाइट येलो कलर का। ठीक। इट इज सॉल्युबल इन, ये याद रखना पड़ता है, soluble in concentrated H2SO4, concentrated ammonia solution। जबकि यहां AgCl जो है it is soluble in dilute ammonia solution। ठीक। और तीसरा जो केस है, केस थर्ड, ये है कि इफ dark yellow PPT of AgI is obtained। कलर से पहचानते हैं अपन, is obtained। अगर डार्क येलो PPT आएगा तो इट शोज प्रेजेंस ऑफ I माइनस H फ्री आयंस। यानी बाहर अगर I माइनस हुआ तो AgNO3 डालने पर I माइनस Ag प्लस के साथ चला जाता है एंड इट विल फॉर्म AgI प्रेसिपिटेट विच इज डार्क येलो। और इन दोनों में डिस्टिंग्विश करने का तरीका ये है, दोनों का कलर येलो है। अब फर्क किससे किया जाता है कि इट इज पार्शियली सोल्यूबल इन कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया सॉल्यूशन। ठीक। तो अगर फर्दर टेस्ट करना हो, जैसे मान लो AgCl आ गया हमारे पास और उसको हमें आइडेंटिफाई करना हो, डिस्टिंग्विश करना हो, तो हम AgCl को डाइल्यूट अमोनिया में घोल के देखें, अगर घुल गया तो वो AgCl हो सकता है। AgBr को जब डाइल्यूट अमोनिया में घोलते हैं तो नहीं घुलता है, फिर उसको घोलने के लिए क्या चाहिए? कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया। और AgI घुलता है कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया में पार्शियली, थोड़ा बहुत, पूरा जितना डाला, 10 ग्राम डाला तो 10 ग्राम नहीं घुलेगा। तो इनमें आगे फर्दर टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं, पर प्राइमरी टेस्ट क्या है? कलर। अगर व्हाइट PPT है तो इट में भी AgCl, लाइट येलो है तो AgBr, डार्क येलो है तो AgL। अब इनके बेसिस पे कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं वो, रिएक्शन किससे करवा रहे हैं हम? तो सिंपल दिमाग में रखना है, बाहर Cl माइनस तो AgCl व्हाइट PPT, बाहर Br माइनस तो लाइट येलो PPT ऑफ AgBr, बाहर I माइनस Br माइनस तो लाइट येलो और I माइनस बाहर तो AgNO3 के साथ AgI का डार्क येलो कलर। CONH3 6Cl3। उसके बाद इसकी AgNO3 से रिएक्शन, CONH3 5Cl2 प्लस AgNO3। फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं CONH3 4Cl2 Cl प्लस AgNO3 और एग्जाम्पल है CONH3 होल 3
Cl3 प्लस AgNO3। यहां देख लीजिए, अगर ये चारों कंपाउंड मैंने एक एक मोल ले लिए, चारों कंपाउंड मैंने लिए हैं 1 मोल 1 मोल। इन चारों कंपाउंड की मैं रिएक्शन करवा रहा हूं AgNO3 से, विच इज प्रेजेंट इन एक्सिस अमाउंट, ये सारे एक्सिस में, ठीक। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं तो आउटर स्फीयर में एज ए फ्री आयन Cl माइनस पड़ा हुआ है, तो Cl माइनस विल गो विद Ag प्लस, और यहां AgCl का पीपीटी बन जाएगा व्हाइट, सही है। अब मुझसे पूछा जाए कितने मोल बनने वाला है, तो यहां 3 Cl माइनस मिलेगा, इसका मतलब ये कितना बनने वाला है, इसके एक मोल से 3 मोल Cl माइनस मिलने वाले हैं, और 3 मोल Cl माइनस Ag प्लस के साथ जाएंगे, ये टूट के कितना देने वाला है 3 Cl माइनस, तो ये जाएगा तो ये कितने मोल बनाने वाला है 3 मोल AgCl। अगर मैं इसकी रिएक्शन इससे कराऊं तो यहां 2 Cl माइनस बाहर है, तो यहां भी AgCl बनेगा, पीपीटी कितना, और अगर इसकी रिएक्शन कराऊं मैं 1 Cl माइनस बाहर है, तो यहां भी AgCl बनेगा कितना 1, और अगर इसकी रिएक्शन कराऊं तो नो पीपीटी। ये ध्यान दो, हम ये बोल रहे हैं कि बाहर वाला अगर है कोई Cl माइनस तो Ag प्लस के साथ जाके पीपीटी बना लेगा, लेकिन अगर कोई अंदर है तो अंदर वाला Cl माइनस नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये पूरा का पूरा पानी में या सॉल्यूशन में एक आयन की तरह बिहेव करता है। इट विल नॉट फर्दर डिसोशिएट इनटू कंस्टिट्यूएंट आयंस, ये कॉम्प्लेक्स आयन की खासियत है। और क्यों नहीं टूटता है? क्योंकि 6 लिगेंड एक साथ इससे जुड़े हुए हैं, तो इसके आसपास 6 बॉन्ड है, और किसी एटम के आसपास 6 बॉन्ड है तो उसको सेपरेट करना बहुत मुश्किल है। तो ये कोबाल्ट इन 6 के बीच में रहेगा और ये क्लोरीन यहां से अलग नहीं होगा। तो दिस इज नॉट फ्री आयन। फ्री आयन कौन सा है? तो आपको क्या कर सकता है, क्वेश्चन ऐसे दे दे कि 1 मोल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विद रिएक्शन विद एक्सिस AgNO3। ध्यान सुनो, 1 मोल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आफ्टर रिएक्शन विद एक्सिस ऑफ AgNO3 गिव्स 3 मोल ऑफ AgCl या 2 मोल ऑफ AgCl, द कंपाउंड में बी। तो ये 4 ऑप्शन डाल सकता है वहां पे, ठीक है ना। तो अगर 2 मोल वाला केस है तो बाहर 2 Cl होंगे, 1 मोल वाला केस है 1 Cl होगा, 3 मोल वाला केस है 3, और अगर नो पीपीटी वाला केस है तो बाहर Cl नहीं होना चाहिए। तो Cl माइनस बाहर वाला ही क्यों जा रहा है? क्योंकि हम इसको क्या नाम दे रहे हैं, फ्री आयंस। जब ये टूटेगा तो ये फ्री आयन से अलग हो जाएगा, लेकिन इसमें तो ये क्लोरीन किसकी तरह काम कर रहा है, एज ए लिगेंड, एंड लिगेंड विल बी स्ट्रांगली बाउंड टू द सेंट्रल एटम। तो ये चारों में डिफरेंशिएट करने का तरीका किससे पता लग गया? AgNO3 से। अब इसको मैं रिप्लेस कर दूं, मान लो यहां ब्रोमीन लगा देता तो क्या बनता है, AgBr, ये लो पीपीटी। यहां 2 ब्रोमीन होता 2 AgBr, 1 ब्रोमीन होता 1 AgBr, और उसके बाद यहां अगर नहीं लगाए तो नो पीपीटी। अगर I लगा दूं I3 तो 3 मोल AgI, I2 होता 2 मोल AgI, I होता 1 मोल AgI। समझ बात हो? तो हम इस चीज की वजह से किसके बारे में आइडिया लगा रहे हैं, ठीक, बाकी नहीं सुना पड़ा।